हम लोग पढ़ क्या रहे थे, वो पढ़ रहे थे, गुड मॉर्निंग, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल चुके थे। सॉल्यूशन के बाद हम लोगों को स्टार्ट करना था, ठीक है। चलो आज 21 दिसंबर 2020। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल गया है। सॉल्यूशन के बाद स्टार्ट करना है आपको। मैं लास्ट 13 दो इक्वेशन निकलवा के छोड़ के गई थी क्लास के अंदर सॉल्यूशन की, और फिर स्टार्ट कर दी। हाँ, आपने एप्लीकेशन और स्टार्ट कर ली थी। एप्लीकेशन स्टार्ट करने के बाद 2 इक्वेशन निकाल गई थी मैं, वहां तक वो लिख देती हूँ दोनों इक्वेशन, उसके बाद आगे बात करते हैं। एक तो आपने रो घटक निकाला था, एक फाई घटक निकाला था। जो रो घटक निकला था वो निकला था 1/रो डेली जेड ओवर डेल फाई माइनस डेल ओवर डेल जेड रो ई फाई इसके बाद इक्वल्स टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच रो, माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच रो। शायद इक्वेशन 15 निकाल के गई थी मैं। और फिर इसके बाद एक और इक्वेशन निकाली थी फाई रो ओवर रो। यहाँ चल रहा था आपका डेल एच रो ओवर डेल जेड माइनस का डेल एच जेड ओवर डेल रो इक्वल्स टू जे ओमेगा एप्सिलॉन ई फाई। ये क्वेश्चन 16 निकाल गई थी, यहाँ तक कर गई थी। यहाँ फाई कैप और था, फाई कैप से ये भी फाई कैप था, फाई कैप से फाइव कैप चला गया था। यहाँ पर ये हट गए थे, फाई कैप से फाई कैप कैंसिल हो गए थे, दोनों डायरेक्शंस थी इस वजह से, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। देखो यहाँ पर आयोटा है, यहाँ पर जे है। आयोटा और जे का मतलब एक ही है, दोनों इमेजिनरी फंक्शन है। अगर इसे जे लिख दो तो आयोटा और जे एक ही है, दोनों काल्पनिक फलन है। इसे आयोटा भी मान सकते हैं, तो आयोटा और जे मिलके क्या हो जाएंगे, आयोटा स्क्वायर, दोनों का इंटू -1 देगा। वही ये जे आयोटा का ही काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे बेलनाकार कोटर के अंदर आपको जो तरंगें जा रही हैं उनकी आपको आवृत्तियां ज्ञात करनी है, यही पढ़ रहे थे। एक बेलनाकार कोटर थी, उसमें ये जेड अक्ष थी, जेड अक्ष के सापेक्ष आपकी जो तरंगें हैं वो जेड अक्ष के सापेक्ष आगे बढ़ रही थी। आपको पता है जब विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण होता है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत काम करते हैं। इसका मतलब इसके अंदर विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो मतलब जो विद्युत तरंगें भी हैं और चुंबकीय तरंगें भी हैं, तभी ये विद्युत चुंबकीय तरंग जा रही है इस कोटर के अंदर। तो हमें जो आवृत्तियां ज्ञात करनी है वो दोनों की ज्ञात करनी है, विद्युत तरंगों की आवृत्तियां भी ज्ञात करनी है और चुंबकीय तरंगों की आवृत्तियां भी ज्ञात करनी है। इसके अंदर 2 कंडीशन बन जाएंगी। एक बार तो आपको निकालनी है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति और एक निकालनी है आपको चुंबकीय तरंगों की। एक तो विद्युत तरंगों की और एक चुंबकीय तरंगों की, इसे लिखते हैं टीई और टीएम। ये 2 विधाएं होती हैं, दोनों विधाओं की आपको आवृत्तियां निकालनी है। टीई मतलब होता है आपका ट्रांसवर्सल इलेक्ट्रिक वेव्स, ट्रांसवर्सल मैग्नेटिक वेव्स। ट्रांसवर्सल मतलब होती है आपकी, एक तो होती है आपकी ये वाली और एक होती है तरंगें, और 2 ही तो चलती है। एक तो आपकी चलती है ऐसे और एक चलती है आपकी ऐसे। एक तरंगें ऐसे होती हैं जो उनको हिंदी में भूल गई मैं क्या बोलते हैं, इसे तो लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं, इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या नाम होता है हिंदी में इनका, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। हाँ देखो ये जो तरंगें होती हैं जो ट्रांसवर्सल बता रही हूँ मैं, ये होती हैं आपकी अनुप्रस्थ विद्युत तरंगें, ये होती है अनुप्रस्थ चुंबकीय तरंगें। अब आपकी ईएम वेव्स के अंदर 2 तरंगें काम करती हैं। एक तो करती हैं आपकी
अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ तो ऐसे जाती हैं और अनुदैर्ध्य ऐसे जाती हैं। तो ये जो तरंगे हैं वो आपको दो तरीके से पढ़नी है, अनुप्रस्थ विद्युत तरंग है, अनुप्रस्थ चुंबकीय तरंग है। आपको दो विधाएं निकालनी है, एक तो टीई की और एक टीएम की। जब टीई की निकालोगे चुंबकीय तरंग विद्युत तरंगों की, तो ये तरंगे किस अक्ष के सापेक्ष जा रही हैं? जेड अक्ष के सापेक्ष। तो इसका जेड घटक 0 होगा। जब आप ये वाली विधा पढ़ोगे, ई की पढ़ रहे हो, तो ये संचरण किस दिशा में? ई की दिशा में। तो ई के लिए इसका मान जेड वाला का मान क्या होगा? 0। जब आप चुंबकीय क्षेत्र की निकालोगे, चुंबकीय क्षेत्र के लिए एच यूज कर रहे हैं, तो ये भी आपकी किस दिशा में? जेड दिशा में। तो इसका भी घटक क्या होगा? 0। लेकिन हमारे लिए अच्छी विधा कौन सी होती है, टीई या टीएम? टीएम विधा अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर आवृत्ति का मान कम मिलता है। अब जितना आवृत्ति का मान कम होगा, आपके जो वाइब्रेशन है उतने ही कम होंगे। वाइब्रेशन अगर कम हो रहा है तो मतलब आपकी क्लियरिटी ज्यादा है। हमें क्या करना होता है? क्लियरिटी ज्यादा चाहिए, और क्लियरिटी सफाई ज्यादा लेने के लिए आपको क्या करने पड़ते हैं? वाइब्रेशन कम करने पड़ते हैं। वाइब्रेशन कम करने के लिए आवृत्ति कम करनी पड़ती है। आवृत्ति कम कब होगी? कौन सी विधा में होती है? टीएम विधा में। तो टीएम विधा ज्यादा अच्छी होती है कंपैरिजन टू टी विधा के, क्योंकि इसके अंदर आवृत्ति का मान कम मिलता है। कम मिलने की वजह से वाइब्रेशन कम होते हैं। वाइब्रेशन कम होने के कारण इसकी जो इसके अंदर क्लियरिटी होती है वो ज्यादा मिलती है, इसलिए टीएम मोड ज्यादा अच्छा होता है कंपैरिजन टू टीई के। इसलिए आपके सिलेबस में भी जो पढ़ना है वो आपको टीएम विधा पढ़नी है, टीई विधा सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? स्टार्ट जो मैं करूंगी वो टीएम विधा करूंगी। चलिए डालिए टीएम विधा। मैंने बता दिया हम टीएम विधा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि टीएम विधा के अंदर आवृत्ति कम मिलती है टी विधा के कंपैरिजन में। टीएम विधा आवृत्ति कम देने की वजह से इसके अंदर डिस्टरबेंस कम होता है, वाइब्रेशन कम होते हैं, क्लियरिटी ज्यादा होती है, इसलिए टीएम विधा लगाई जाती है। याद हो तो आपके टीवी वगैरह जो होते हैं उनके अंदर मैग्नेट लगी रहती है, इसी वजह से लगी रहती है क्योंकि इनकी आवृत्ति कम करती है। आवृत्ति कम करने की वजह से पिक्चर के अंदर क्लियरिटी ज्यादा मिलती है, इसलिए पीछे मैग्नेट लगाई जाती है, टीएम विधा यूज की जाती है उसके अंदर। डालिए इसके अंदर टीएम विधा। इसे बोलते हैं हम टीएम मूड्स। टीएम विधा पढ़ रहे हैं और हमें पता है टीएम विधा की कंडीशन एच जेड का मान क्या होने वाला है इसके अंदर? 0। अगर एच जेड का मान 0 है तो हम इन दोनों में लगाएंगे एच जेड का मान 0। लगाइए इसमें, इस वाले में लगाती हूँ एच जेड का मान 0 समीकरण 16 से। समीकरण 16 से 16 से लगाएंगे, एच जेड का मान 0 हो जाएगा तो बचेगा, ये तो कटेगा, डेल एच जेड डेल एच रो ओवर डेल जेड बराबर, ये जे लिख लो आयोटा लिख लो, बात एक ही है, जे ओमेगा एप्सिलॉन ई फाई। ये आ गया, ये समीकरण 16 से मान आया। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, जो एच रो का मान है वो इस समीकरण से निकालूंगी और इसमें रख दूंगी। चलिए समीकरण 15 से एच रो का मान निकालकर इस समीकरण में रखते हैं। समीकरण 15 से एच रो का मान निकालते हैं। एच रो बराबर, ये नीचे जाएगा 1 अपॉन आयोटा मेगा म्यू रो, माइनस में है तो ये माइनस में जाएगा। ऐसा करती हूँ, यहाँ आयोटा लिखा है, इसे आयोटा चलो अभी तो ऐसे ही लिख दो, तो क्या बचेगा ये डेल ई जेड ओवर डेल फाइव माइनस डेल ओवर डेल जेड रो ई फाइव। ये आ गया, ये एच रो का मान आया। अब एच रो का मान हमें किस में रखना है? इस समीकरण के अंदर एच रो का मान ये निकला है, चलो रख दो इसमें मान, इसमें रखते हैं एच रो का मान जे ओमेगा एप्सिलॉन ई फाइव बराबर
डेल ओवर डेल जेड, एच रो का मान कहाँ है, ये रहा, रख दीजिए, माइनस 1 ओवर आयोटा ओमेगा म्यू रो, डेल ई जेड ओवर डेल फाई माइनस डेल ओवर डेल जेड रो ई फाई। ये निकल गया आपका इसका मान। यहाँ से मैं ई फाई का मान निकाल रही हूँ, ई फाई का मान निकालते हैं, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। ई फाई बराबर क्या होगा, जे नीचे जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा, ये ओमेगा स्क्वायर नीचे आएगा, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन रो, डेल ओवर डेल जेड इसके साथ जाएगा, डेल ई जेड, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ई डेल जेड डेल फाई माइनस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर, यहाँ बचेगा रो ई फाई। ये आ गया ई फाई बराबर 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, के बेनियतांक। जब मैंने स्टार्ट करवाया टॉपिक बेलनाकार निर्देशांक, तब वहां पर देखो जरा के का मान, संचरण नियतांक का मान कितना था, ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन, वही मान मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, 1 अपॉन के स्क्वायर रो, बाकी एज इट इज डेल स्क्वायर ई डेल जेड डेल फाई माइनस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर रो ई फाई। स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका कपड़ा लाओ, इससे ना ये गंदा हो रहा है। देखो ई फाई निकल गया। इसमें क्या करते हैं, ये रो कांस्टेंट है, रो को बाहर ले लेती हूँ, रो जेड स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर ई फाई। ठीक है, अब आगे करते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में, विद्युत चुम्बकीय हिंदी मीडियम, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण कैविटी में किस अक्ष पे हो रहा है, कैविटी में जेड अक्ष के सापेक्ष हो रहा है। अगर जेड अक्ष के सापेक्ष हो रहा है तो हमारा घटक कौन सा चल रहा है आपका, जेड वाला, तो वहां से हम निकालेंगे जेड अक्ष की वैल्यू, जो डेल स्क्वायर होगा डेल जेड स्क्वायर, ई जेड जो होगा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंदर जब जेड अक्ष के सापेक्ष इसका संचरण होता है, तब हमारा जो फंक्शन निकल के आता है वो निकालते हैं। वो आप डायरेक्ट मान याद रखिएगा कि जब विद्युत चुम्बकीय तरंगों में संचरण होता है तब डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड का मान कितना प्राप्त होता है आपको, माइनस बीटा स्क्वायर। ये कहाँ से होता है, ये एक फंक्शन होता है, ये है नहीं इसलिए मैंने लिख भी नहीं रही आपका। ई फाई बराबर होता है आपका ई टू की पावर जे ओमेगा जेड। इसका अवकलन करते हैं यहाँ से, डेल स्क्वायर ई फाई ओवर डेल फाई स्क्वायर, ये जेड आगे आता है, ये वाला मान बता रही हूँ ये आया कहाँ से है, डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर माइनस जे बीटा का माइनस बीटा स्क्वायर, ये होता कहाँ से है, ये देखो ई फाई बराबर होता है ई टू की पावर जे ओमेगा जेड, और संग में चलता है जे, ये चलता है फंक्शन। अब इसका हम क्या करते हैं, यहाँ से ई टू की पावर का फंक्शन निकालते हैं। ये फंक्शन निकालने के लिए हम फलन मानते हैं ई टू की पावर जे ओमेगा जेड ई टू की पावर जे ओमेगा टी, ये फलन मानते हैं। इस फलन के द्वारा हम ये वाला मान निकालते हैं, इसलिए आपको इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मान रखने का कि हमने माना जेड एक्स के सापेक्ष जो मान निकल के आ रहा है डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर का मान, वो माइनस बीटा स्क्वायर निकल रहा है, माना है, इसका मान रख देते हैं माइनस बीटा स्क्वायर, तो ई फाई कितना निकलेगा यहाँ से, 1 ओवर के स्क्वायर रो 1 ओवर रो डेल स्क्वायर ई ओवर डेल जेड डेल फाई, ये रो हटा दिया, ये अंदर ले जा रही हूँ, डेल स्क्वायर ई ओवर डेल जेड डेल फाई माइनस 1 ओवर रो अंदर ले जाऊंगी
कट जाएगा, सॉरी, डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर की वैल्यू माइनस बीटा स्क्वायर, और संग में क्या चल रहा है आपका E5, तो ये हो जाएगा प्लस का बीटा स्क्वायर E5, ये निकल गई आपकी इसकी वैल्यू E5 है, ये के स्क्वायर उधर जाएगा, के स्क्वायर E5 बराबर 1/रो डेल स्क्वायर ई ओवर डेल जेड डेल फाइव प्लस का बीटा स्क्वायर E5, इसको इधर ले आए, E5 बराबर के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 1/रो डेल स्क्वायर ई डेल जेड डेल फाइव। ये क्वेश्चन नंबर आई आपकी 70, 16 तो वहीं आ गई थी, 17। चलो इसके आगे, अब हमने हेल्महोल्ट्ज समीकरण का हल निकाला था, समीकरण नंबर कौन सी आई थी, वो हेल्महोल्ट्ज समीकरण की हल वाली, जो लास्ट समीकरण निकाली थी हल, वो 12 निकली थी, उसमें ई जेड बराबर था फलन, ई जेड बराबर जे एन रो अंडर रूट के इसका माइनस बीटा स्क्वायर कॉस एन फाई सी साइन बीटा जी जेड। समीकरण 12 से हमें पता है समीकरण 12 क्या थी, ई जेड बराबर जे एन रो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कॉस एन फाई सी साइन बीटा जेड प्लस डी कॉस बीटा जेड, ये फलन था। अब देखो ई जेड क्या है आपका, जेड एक्स के सापेक्ष विद्युत चुंबकीय तरंग का मान, ई जेड के हम मान रहे हैं ई जेड को किसके बराबर, E5 अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अगर ये वाला मान ई जेड के बराबर मान लिया जाए तो समीकरण 17 में रख देती हूँ, इसका मान रख दीजिए, ई जेड का मान मैं इस जगह पर, ये वाला मान ई जेड के बराबर मान के चल रही हूँ, अगर ये ई जेड के बराबर है तो इसका मान निकालते हैं आगे, और ये जो वाला जो फंक्शन रो है, रो को उठा के इधर ले जाते हैं, ये रो इधर ले जा रही हूँ, कितना हो जाएगा ये रो E5 के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब इसे समीकरण 17 में रखने पर, इसे समीकरण 17 में रख देते हैं ई जेड का मान, ये फंक्शन चल रहा है वो ई जेड फंक्शन चल रहा है, यहाँ पर मैं रख रही हूँ मान इसका ई जेड का मान, ई जेड का मतलब आपको 2 बार अवकलन करना है आपको जेड के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष अवकलन कर रही हूँ, लिखिए इसे समीकरण 17 में रखने पर, रख दीजिए 17 में, ये कितना फंक्शन चल रहा है रो E5 के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे, पहले तो फाई के सापेक्ष है और फिर जेड के सापेक्ष है, तो फाई यहाँ पर रख रही हूँ ई जेड का मान, पहले फाई के सापेक्ष फिर जेड के सापेक्ष, चलो करो फाई के सापेक्ष, क्या हो जाएगा माइनस का साइन एन फाई, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, कॉस एन फाई का हो जाएगा माइनस का साइन एन फाई, फिर यहाँ आएगा सी, फिर जेड के सापेक्ष है, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस बी, नहीं साइन का होगा बीटा कॉस बीटा जेड, बीटा इसमें भी आएगा बीटा इसमें भी आएगा, बीटा बाहर ले आओ, और साइन एन का होगा माइनस एन, इसका कॉस एन का क्या होगा माइनस एन साइन एन फाई, और साइन बीटा जेड का बीटा साइन बीटा जेड, बीटा माइनस साइन बीटा जेड, तो बीटा भी दोनों में कॉमन है, बीटा भी बाहर ले रही हूँ, दोनों बाहर ले आई, माइनस एन और बीटा सी साइन बीटा जेड का हो जाएगा बीटा कॉस बीटा जेड, तो बीटा तो बाहर गया, इसका हो जाएगा माइनस डी बीटा साइन बीटा जेड, तो बीटा बाहर गया साइन बीटा जेड। ये फंक्शन में मैंने क्या करा, समीकरण 17 में ई जेड की जगह पर ये मान रख दिया और इसका अवकलन कर दिया, फलन आपका ये आ गया। अब इसमें लगाएंगे हम परिसीमा प्रतिबंध प्रयुक्त करने पर, समीकरण नंबर 18 डाल दो और स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब परिसीमा प्रतिबंध लगाते हैं, परिसीमा प्रतिबंध, परिसीमा प्रतिबंध लगाती हूँ। पहला क्या था आपका, जो कोटर थी उसमें z बराबर 0 था और ऊपर तक जा रहा था z बराबर d तक, तो मतलब z 0 पर और z d पर, दो पर निकाल रही हूँ, कौन सी अक्ष के सापेक्ष ट्रेवल कर रही है तरंग, यहाँ से जा रही थी तरंग
जीरो से और डी तक पहुंच रही थी, तो कौन सी अक्ष के सापेक्ष जा रही थी? जेड अक्ष के सापेक्ष। इसका मतलब जो बेलनाकार कैविटी थी इसमें रो, फाई और जेड तीन अक्ष थी। जब जेड अक्ष के सापेक्ष ये संचरण होगी तो रो वाला और फाई वाला घटक क्या होगा? जीरो। तो कंडीशन लगानी हो पहला परिसीमा प्रतिबंध, जब जेड का मान जीरो है व जेड का मान डी है, डी मतलब ऊपर पहुंच गई, डी यहां पर था, तब ई फाइव ई रो तो जीरो होंगे, और लेकिन ई जेड का मान जीरो नहीं होगा क्योंकि ये जीरो के सापेक्ष संचरण कर रही है। सेम अब त्रिज्या के लिए लगाते हैं। त्रिज्या क्या था? एक ही बार, दो बार हो गया। देखो जरा, यहाँ पर था डेल ओवर डेल जेड और डेल फाई, यही था, स्क्वायर लग रहा था। पहले मैंने फाई के सापेक्ष किया, फाई के सापेक्ष किया तो साइन एन फाई का कर दिया, माइनस एन कॉस एन फाई, फलन फिर एज इट इज आ गया। ठीक है, इसका ही हुआ, बाकी तो सब ऐसे ही लिख देंगे। फिर जेड के सापेक्ष किया, जेड के सापेक्ष किया तब मैंने इन दोनों का कर दिया, बाकी सब एज इट इज लिखा हुआ है, इसलिए मैंने एक ही स्टेप में दोनों बार डिफरेंशियल कर दिया है। आगे समझ में? एक बार तो फाई का किया तो फाई का ये रहा फंक्शन, इसका कर दिया मैंने cos एन फाई का माइनस एन साइन एन फाई, तो ये वाला फलन आ गया, बाकी एज इट इज था। फिर मुझे जेड के सापेक्ष करना था, फिर जेड के सापेक्ष मैंने इन दोनों का कर दिया, बाकी सब एज इट इज है। तो ये फंक्शन जो बचा वो आपका यही लौट के आ गया फंक्शन। मैंने एक स्टेप के अंदर एक ही बार में, एक ही स्टेप में दो बार डिफरेंशियल करके दिखाया है। अब आ जाओ इसके अंदर लगाते हैं दूसरा त्रिज्या में लगाती हूँ। त्रिज्या क्या थी? रो बराबर ए। जब रो बराबर ये फंक्शन चल रहा है इसका मतलब ई फाई और ई जेड तो जीरो होगा, लेकिन ई रो बराबर जीरो नहीं होगा। ये आपके दो परिसीमा प्रतिबंध लगेंगे, दो ही लिए थे हमने, एक तो रो बराबर एक त्रिज्या ली थी और जेड बराबर जीरो, जेड बराबर जी पर डी पर आपके विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण हो रहा था। अगर जेड अक्ष के सापेक्ष था तो जेड वाला जीरो नहीं होगा, और रो बराबर एक त्रिज्या का है तो ई रो का मान जीरो नहीं होगा, बाकी दोनों घटक क्या होंगे? जीरो होंगे। चलिए अब मैं पहला फर्स्ट केस लगाती हूँ, जेड बराबर जीरो पर। सबसे पहले जेड बराबर जीरो पर लगाते हैं, ई जेड का जेड बराबर जीरो पर लगाते हैं। ई जेड का मान तो जीरो नहीं है, लेकिन ई फाई रो का मान जीरो है, तो जेड बराबर जीरो पर ई फाई का मान क्या है? जीरो। रख दीजिए समीकरण 18 से। 18 में देखिए, जेड बराबर जीरो रखो, कॉस जीरो वन, साइन जीरो जीरो, मतलब आपका ये तो वन हो जाएगा, केवल सी बचेगा, और ई फाई का मान क्या हो जाएगा? जीरो। ये पूरा जीरो, ये पूरा फलन जीरो में भेज दो, केवल क्या बचेगा यहाँ पर? सी। तो सी बराबर क्या निकलेगा आपका? जीरो। अगर समीकरण 18 में रखते हैं तो सारे फलन जीरो हो जाते हैं, ये तो जीरो है ही, ई फाई का मान, ये पूरा फलन उठ के जीरो पे चले गया, और जीरो वन हो गया, सी बच गया, साइन जीरो जीरो होता ही है, तो सी बराबर क्या निकल गया? कुल जीरो निकल गया। रख दीजिए अब समीकरण 18 में सी बराबर जीरो रख दिया। अब दूसरा लगाते हैं जेड बराबर डी पर। अब जब जेड बराबर डी पर लगाओगे तो फिर दोबारा ई फाई का मान क्या है? जीरो। रखिए जेड बराबर डी, ई फाई तो जीरो है, ई फाई की जगह जीरो, जेड बराबर क्या रखना है हमें? डी, और डी रखने पर सी वाला फलन तो जीरो है, ये तो जीरो हो गया, जेड बराबर डी रखिए, ये जीरो है, ये पूरा फलन जीरो में चले जाएगा, सी जीरो हो चुका है नियतांक, तो ये तो जीरो हो गया, फंक्शन कौन सा बचा? केवल ये वाला, और डी नियतांक है वो भी जीरो में चले जाएगा, क्या बचेगा आपका? केवल साइन बीटा, और जेड की जगह क्या रख देंगे? डी। तो जीरो बराबर क्या निकल गया? साइन बीटा डी। दोबारा देख लो ये वाला, ई फाई का मान जीरो, ये फंक्शन जीरो, ये पूरा जीरो में गया, सी नियतांक जीरो निकल गया है, तो ये तो जीरो ऐसे ही हो गया, तो मेरा निकला माइनस डी साइन बीटा जेड बराबर जीरो, माइनस डी को जीरो में भेज दिया, क्या बचा? साइन बीटा जेड, और जेड की जगह क्या रखना है? डी, तो क्या निकलेगा? साइन बीटा डी बराबर जीरो। ये फंक्शन जीरो का निकल गया। अब साइन में जीरो के मान कब कब होते हैं आपको पता है? साइन एन पाई, टू पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो इसका साइन में ले लेते हैं, साइन बीटा डी बराबर साइन कोई भी फंक्शन ले लीजिए, एन पाई, एम पाई, मैंने ले लिया यहाँ पर क्यू पाई, क्यू पाई, क्यू का मान भी जीरो, एक, दो, तीन, कुछ भी ले लीजिए, तो क्यू पाई बराबर क्या निकल जाएगा? बीटा डी। तो बीटा
डी बराबर क्या आ गया, क्यू पाई, और बीटा का मान क्या आ गया आपका, क्यू पाई अपॉन डी। ये मेरा निकल गया इस बीटा का मान, इस बीटा का मान क्या आया मेरा, क्यू पाई अपॉन डी, और क्यू का मान पता है 0 1 2 3। अब अंतिम सेकंड वाला प्रतिबंध लगाएंगे, क्यू बराबर हमें पता है क्या है यहाँ पर 0 1 2 एंड सो ऑन। अब दूसरा प्रतिबंध लगाइए, दूसरा प्रतिबंध क्या है, रो बराबर ए पर। पहला प्रतिबंध तो दोनों लगा दिए, जेड बराबर 0 पर ई फाई 0 और जेड बराबर डी पर ई फाई 0। अब दूसरा प्रतिबंध लगाते हैं, रो बराबर ए पर ई फाई बराबर 0 लगाइए, रो बराबर ए पर ई फाई का मान क्या है आपका 0, वही समीकरण 18 में लगाइए। जो जो फलन 0 हो चुके हैं उन्हें तो हटा देंगे, बाकी फलन ले लेंगे जो जो बचे हैं, ठीक है। हमें पता है नियतांक सी तो 0 हो चुका है, तो सी तो हटा ही देंगे, रख दो ई फाई बराबर 0, 0 रख दिया बराबर। फिर उधर चल रहा था आपका जे एन रो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो जे एन रो की जगह क्या रखना है, ए अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। फिर क्या चल रहा था आपका, साइन नहीं कोसेन फाई था, हाँ, फिर आ गया था आपका माइनस का साइन एन फाई, तो वो माइनस माइनस प्लस कर दिया था, तो आपका जो बचा था वो बचा था साइन एन फाई, रख दो जरा साइन एन फाई। और सी वाला 0 हो गया था, तो क्या बचा था, साइन बीटा जेड, और डी वाला एक तो बचा था आपका साइन एन फाई और एक बचा डी साइन बीटा जेड, यही बचा था, बाकी तो सब 0 हो ही चुके थे आगे लाके। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 जी अब बचा है आपका एन और बचा था यहाँ पर एन फलन होता, क्योंकि आपने कॉस एन फाई का करा था तो आगे आया था एन साइन एन फाई, तो यहाँ चल रहा था एन, एन फलन चल रहा था, एन का फंक्शन आपका ये आ गया। और कुछ भी था संग में इसके, एन के साथ कुछ और भी था क्या 18 समीकरण में, 0 बराबर एन, फिर बीटा उसका करा था जेड के सापेक्ष, बीटा एन बीटा जे एन ए अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साइन एन फाई, फिर डी, डी को भी आगे ले लेते हैं, यहाँ से हटा देती हूँ, डी नियतांक है साइन बीटा जेड। अब सही है, बीटा और था इसमें, हाँ बीटा था वो लगा दिया मैंने, डी एन बीटा जे एन ए अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साइन एन फाई साइन बीटा जेड, ये फंक्शन बचा। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस केवल इसमें फलन था, रो बराबर ए रखा था, केवल ये फलन है, बाकी सबको 0 में भेज दो, क्या बचेगा आपका जे एन ए अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा आपका 0, क्योंकि रो वाला फलन ये है, बाकी सबको मैंने किस में भेज दिया 0 में भेज दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये जे एन मैंने बताया था क्या, कौन सा फलन कहलाता है, ये बेसल समीकरण कहलाता है जे एन, तो इसका मैं हल लिख रही हूँ, बेसल फलन का लिख दीजिए, बेसल समीकरण का हल। जब बेसल समीकरण 0 के बराबर आ जाती है तब उसका हल क्या निकलता है आपका, ये मैं लिख देती हूँ, ए अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। जब जे एन का 0 के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है तब फलन निकलता है गामा एन पी, ये एक इसका हल है गामा एन पी। और ये कितना है 0 है, मतलब 0 मतलब न्यूनतम मान है, तो गामा का जो है वो आवृत्ति कहलाती है, और इसकी न्यूनतम मान कितना होता है, तो न्यूनतम मान बता रही हूँ बेसल फलन के लिए, बेसल फलन का न्यूनतम मान मतलब गामा एन पी का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टीएम विधा, टीएम विधा के अंदर जितनी ज्यादा आवृत्ति आप कम करोगे उतनी ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। कम करने के लिए आपको इसका मान कैसा चाहिए, आवृत्ति का न्यूनतम। जब बेसल फलन ने यह आवृत्ति दी है तो इसका मतलब इसका न्यूनतम मान लेना है। न्यूनतम मान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका न्यूनतम मान लेना पड़ेगा, तब आपको क्लियरिटी मिलेगी, आपकी आवृत्ति उतनी कम मिलेगी।
तो इसका न्यूनतम मान लिख रही हूँ मैं गामा एनपी का, जो इसका हल निकला है उसका 2.405। ये न्यूनतम मान होता है गामा एनपी का। और न्यूनतम मान कब मिलता है? जब एन का मान तो 0 हो और पी का मान कितना हो? 1। एन बराबर 0 पर और पी बराबर 1 पर इस फलन का न्यूनतम मान मिलता है। चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। a अंडर रूट के स्क्वायर माइनस रीजॉइन कर लो,